हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम चले हुए थे अलंकार टॉपिक को लेके, और अलंकार में एक भाग जो इसका हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था कि अलंकार क्या होता है, किस शब्द से मिलकर बना है, और इसमें कौन कौन से उपसर्ग या कौन सा प्रत्यय लगा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रवर्तक कौन है, कितने भेद हैं। तो हमने मुख्य बात की थी कि अलंकार के मुख्य दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुल कितने बताए थे? 3 भेद, एक तीसरा उभय अलंकार। शब्दालंकार में मुख्य 5 भेद। अगर आपसे पूछ ले कि शब्दालंकार के भेद कितने, तो मुख्य 3 बताने हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और वैसे हमने 5 पढ़ लिए थे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार। आज जो हम बात करेंगे वो अलंकारों में ही अगला जो रूप है वो आएगा अर्था अलंकार। ठीक है, अर्था अलंकार। अर्था अलंकार के भेद नहीं होंगे, मतलब निश्चित नहीं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हमने शब्दालंकार में बात की थी तो उसमें तो मुख्य बात की थी हमने 3 आएंगे। अर्थालंकार में जहाँ अर्थ के माध्यम से सौंदर्य चमत्कार बढ़ाया जाए वो क्या होगा? अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार में सबसे पहला और मुख्य जो आएगा वो कौन सा आएगा? उपमा अलंकार आता है। सबसे पहला कौन सा है? उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है? किसी को तुलना देना। उपमा दी जाती है किसी को। ठीक है, उपमा मतलब किसी से आप किसी की तुलना कर रहे हैं कोई विशेष समानता के कारण। ठीक है, तो उपमा में क्या होगा कि जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए, वहीं पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। चलिए, मैं परिभाषा नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप वैसे ही लिख लीजिएगा कि जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ की जाए उसे क्या कहेंगे? उपमा अलंकार कहेंगे। हम सीधी बात करेंगे जहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं कि उपमा के कितने अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? तो ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। उपमा के 4 अंग होते हैं। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहला होगा उपमेय, दूसरा होगा उपमान। ठीक है, उसी तरह तीसरा रूप जो आएगा वह लिख लीजिए आप, साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। वाचक शब्द 4 ये मुख्य अंग माने जाते हैं उपमा के। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। सबसे पहला है उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी हम तुलना करेंगे, जिसकी तुलना की जाएगी वो क्या होगा? उपमेय होगा। और उपमान जिसके साथ तुलना की जाएगी। मान, ध्यान रखना है, मान किसका करते हैं? जो चीज़ बड़ी होती है। मान किसका करेंगे? जो चीज़ बड़ी होगी। मान मतलब सम्मान करना। तो मान, उपमान। उपमान वह चीज़ है जिसके साथ आपकी तुलना की जा रही है, और उपमेय वह छोटी चीज़ जिसकी आप तुलना करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि नायिका का मुख चांद के समान है। अब जो नायिका का मुख है उसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, तो मुख क्या होगा? उपमेय। किसके जैसा है? चांद के जैसा। तो चांद क्या होगा? उपमान। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, और जिसके साथ तुलना की जाए वो उपमान। ये दोनों क्लियर है? जिसकी तुलना करेंगे, जैसे मुख उपमेय है, चांद उपमान हो गया। ठीक है, अब है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान, इन दोनों में समानता क्या है? उसको क्या कहेंगे? साधारण धर्म। साधारण मतलब जो इसमें भी पाया जा रहा है और इसमें भी पाया जा रहा है, जिसके कारण समानता हो रही है। जैसे कहूं कि मुख चांद सा सुंदर है, तो चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। दोनों में कॉमन क्या चीज है? सुंदरता है। तो सुंदर क्या होगा? साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या होता है? जो संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, तो सा से सी, सा से सी, अधिकांश यही वाले पद जो है वो परीक्षा में देखे जाते हैं। सा से सी, ये क्या होंगे? वाचक शब्द। साधारण धर्म जो दोनों में क्या होगा? कॉमन चीज होगी। उपमेय जिसकी तुलना करेंगे, उपमान जिसके साथ तुलना करेंगे। अब मैं आपको उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण दे देता हूं। जैसे एक तो यही हो गया कि मुख चांद सा सुंदर है। ठीक है, तो मुख क्या होगा? उपमेय, चांद क्या होगा? उपमान, सुंदर क्या होगा? साधारण धर्म, और सा क्या होगा? वाचक शब्द। 1 आ गया।
टीले सा हाथी, टीले सा हाथी। अब टीले सा हाथी किसकी तुलना कर रहे हैं? हाथी की। तो हाथी क्या है? उपमेय, और टीले क्या हो गया? उपमान। कई बार क्या होता है कि कोई अंग अनुपस्थित भी रहता है। ये आगे अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो जो उपमा अलंकार होता है इसके मुख्य 3 भेद माने जाते हैं। ठीक है, ये अंग हैं जो 4 हैं, भेद जो हैं वो 3 माने जाते हैं। पहला होता है पूर्णोपमा, ठीक है, पूर्णोपमा। दूसरा होता है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। और तीसरा जो होगा वो होगा मालोपमा, मालोपमा। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा क्या होगा? जहां ये चारों चीजें विद्यमान होगी, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इसको कहते हैं पूर्णोपमा। जैसे ऊपर बात की, मुख चांद सा सुंदर है, ये पूर्णोपमा होगी। लुप्तोपमा, जहां उपमा का एक अंग अनुपस्थित होगा। जैसे यहां पर क्या है? यहाँ क्या है? उपमेय भी है, उपमान भी है और वाचक शब्द भी है, लेकिन साधारण धर्म नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? लुप्त उपमा। जिसमें सारे होंगे वो पूर्णोपमा। एक होता है मालोपमा, जहां पर क्या होगा? उपमेय जिसकी तुलना करेंगे वो तो एक होगा, लेकिन जिसके साथ तुलना की जाएगी वो क्या होंगे? एक से अधिक होंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। चलिए, फिर डिटेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर अगली वीडियो में आपको डिटेल में समझा देंगे। इतना वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होंगे उसमें इतना डिटेल में नहीं आने वाला है। उपमा का ध्यान रखना है, जहाँ क्या की जाएगी? तुलना की जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम? उपमा अलंकार कहेंगे। पूर्ण उपमा में उपमा के सारे अंग होंगे, लुप्त उपमा में एक अंग एक अंग अनुपस्थित होगा, और मालोपमा में क्या होगा? जहां पर क्या होगा? एक उपमेय और उपमान एकाधिक होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो होगा रूपक अलंकार। रूपक में क्या होगा? रूप आरोपित होता है। रूप क्या होगा? आरोपित होगा। रूप आरोपित होगा कि जहां, यहाँ क्वेश्चन आया हुआ, अभी एंट्रांस हुआ था शायद एमए का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, अभेद आरोप, ऐसा आरोप जिसको भेदा ना जा सके, जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो, उसे क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मुख ही चांद है, मुख ही चांद है। अब यहां पर मुख को ही क्या बता दिया? चांद बता दिया। जहां छोटी चीज पर बड़ी चीज का आरोप लग जाए वो चीज क्या हो जाएगी? उसी को हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, एक जो इसमें उदाहरण जो आता रहता है वो है चरण कमल बंदो हरि राय, बंदो हरि राय। चरण कमल, ठीक है, कि कमल रूपी चरणों की वंदना करो। हरि के जो चरण है वो कैसे हैं? कमल रूपी चरण। यहां पर चरणों पर कमलों का क्या हो गया? आरोप हो गया। कमल उपमान है, चरण उपमेय है, और उपमेय पर उपमान का आरोप है। या तो ये वाला एक पेपर में आता है, और एक और आता है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो, कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। जहां क्या हो? अब ये क्या बोल रहा है कि जो कृष्ण है वो बैठे हुए हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं कि माँ मुझे, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब चांद चाहिए उन्हें, आकाश में चांद दिख रहा है। अब शाम के समय जो है कृष्ण आंगन में बैठे हैं और अपनी माँ से क्या कह रहे हैं? उनको दूर आकाश में क्या दिख रहा है? चांद दिख रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि माँ मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए, वो चांद खिलौना चाहिए। चांद पर खिलौने का क्या लग गया? आरोप। अर्थात चांद को क्या बता दिया? खिलौना बता दिया। तो जहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो या उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप हो, उसे हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार। साधारण शब्दों में समझना है तो क्या ध्यान रखना है? जहां रूप आरोपित हो जाए, जहां एक चीज का रूप दूसरी चीज धारण कर ले, उस चीज को क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहते हैं। उसे हम रूपक अलंकार कहेंगे। उसी में चलिए
तीसरे अलंकार की ओर बढ़ते हैं जो पीजीटी में आजकल ज़्यादा आ रहा है, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, पहले में तुलना, दूसरे में रूप आरोपित। यहाँ क्या होगी? संभावना। यहाँ क्या होगी? संभावना। संभावना इसमें क्या होगा कि जहाँ एक आप उदाहरण इसका परिभाषा लिख लीजिएगा कि जहाँ उपमेय और उपमान में परस्पर भेद हो, जहाँ उपमेय और उपमान में परस्पर भेद हो, लेकिन जहाँ उपमेय और उपमान में परस्पर भेद हो, लेकिन उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। दो चीजें हैं, एक क्या बोल रहा है कि उपमेय और उपमान ये दोनों में परस्पर भेद होगा। उपमेय और उपमान में परस्पर भेद रहते हुए भी जब क्या हो, उपमेय पर उपमान की संभावना दिखाई जाएगी। जहां उपमेय और उपमान में परस्पर भेद हो, लेकिन फिर भी उपमेय पर उपमान की संभावना जताई जाए, उसे क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। पहले में तुलना की, दूसरे में रूप ही आरोपित कर दिया, और तीसरे में क्या होगा कि जहां पर संभावना, हमको पता है कि दोनों चीजें अलग है, लेकिन फिर भी हम ऐसा मान रहे हैं कि हाँ संभावना सी दिख रही है। जैसे सिंपल शब्दों में समझाऊं कि मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा, पहले में क्या बोला कि मुख चांद सा सुंदर, चांद के जैसा सुंदर है, तुलना की। दूसरे में क्या बोल दिया कि मुख ही चांद है। तीसरे में क्या बोल रहे हैं कि मुख मानो चंद्रमा है, कि ऐसा लग रहा है कि मुख क्या है? चांद है नहीं, लेकिन संभावना जता दी। ध्यान रखना, उत्प्रेक्षा में पहचानने के लिए इसमें आता है ज्यों, मानो, जानो, ठीक है, मानहु, जानहु, ऐसे शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो, ज्यों, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं इस तरह। एक तो उदाहरण आता है जैसे सतसैया के दोहे ज्यों, अब यहां आ गया ज्यों, ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ठीक है, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, अगर आपको लिखा हुआ थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा। सतसैया के दोहे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये जो एक बिहारी कवि हुए हैं रीतिकाल में, उनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी बिहारी सतसई। उसी किताब के लिए ये दोहा लिखा गया था कि सतसैया के दोहे, उस किताब के जो दोहे हैं, ज्यों नाविक के तीर, नाविक मतलब जो नाव चलाएगा, ज्यों नाविक के तीर, और नाविक जो नाव चलाने वाला है वो तीर रखता है, अपने बाण रखता है बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि मछलियों को मार सके। अब ये बोल रहा है कि जो सतसैया के दोहे हैं वो नाविक के तीर की भांति है। अब दोनों चीजें, दोहे उपमेय है, तीर उपमान है, दोनों अलग हैं, परस्पर भेद है, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि सतसैया के दोहे ऐसा लग रहा है ज्यों नाविक के तीर होते हैं, देखने में छोटे लगे। विशेषता क्या है दोनों में? कॉमन सी, दोहे भी छोटे हैं देखने में और तीर भी देखने में छोटे हैं, लेकिन घाव करे गंभीर। जैसे तीर बड़ी गहराई में जाएगा वो छोटा सा बाण भी, उसी तरह ये जो दोहे हैं वो दो पंक्तियों के जरूर होंगे, लेकिन बात बड़ी गहरी छिपी होगी। तो जहां पर क्या हो, उपमेय और उपमान में भेद हो, लेकिन उपमेय पर उपमान की संभावना जताई जाए, उसे क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। ठीक, हाँ। एक और उदाहरण है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो
हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहां अर्जुन की बात हो रही है कि जो अर्जुन है, अब अर्जुन का स्वभाव कैसा है? शांत स्वभाव है, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं अर्जुन की। लेकिन अब बात हो रही है कि उस काल, उस समय युद्ध क्षेत्र में वो खड़े हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है कि उस काल, काल मतलब समय, मारे क्रोध के, गुस्से के कारण, तनु मतलब शरीर, उनका कांपने लगा। गुस्से के कारण अर्जुन का शरीर कंपन कर रहा है और ऐसा लग रहा है मानो हवा के वेग से, हवा के जोर से एक सोता हुआ सागर जगा। अब सागर भी कैसा होता है? शांत, स्थिर। और जो अर्जुन है वो भी कैसे हैं? स्थिर हैं। लेकिन इस समय अर्जुन और जो सागर है, दोनों एक उपमेय है। अर्जुन उपमान क्या है? सागर है। दोनों में अंतर है, भेद है। अर्जुन भिन्न है, सागर भिन्न है। लेकिन फिर भी हम उस अर्जुन पर उस सागर की संभावना जता रहे हैं कि जैसे एक शांत सागर, हवा की वेग से लहरें उठती है, तूफान उठते हैं, उसी तरह आज जो शांत रहने वाला अर्जुन था वो आज इस क्रोध के कारण कंपन करने लग रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। बस उत्प्रेक्षा में पहचान आपने ध्यान रखनी है, मानहु जानहु जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, 3 हो गए, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, इसके अलावा 1-2 उदाहरण में आपको 1-2 अलंकार और करवाता हूं। एक तो आएगा आपके नंबर 4 पर, लिख लें आप, अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति जो शब्द है वो बना है अन्य और उक्ति से। उक्ति, अन्य मतलब दूसरे की, उक्ति मतलब कथन, कि भिन्न बात से अपनी, या जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जब हम अपनी बात रखते हैं। यहाँ क्या होगा? अन्योक्ति की परिभाषा भी लगभग पेपर में 1-2 बार आ चुकी है। अन्योक्ति की परिभाषा क्या होगी कि जहां अप्रस्तुत के माध्यम से, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, प्रस्तुत का वर्णन किया जाए। जहां अप्रस्तुत क्या होता है? जो हमारे सामने नहीं है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत मतलब जो हमारे सामने है, उसका वर्णन कर देना, वही क्या कहलाएगा? अन्युक्ति अलंकार कहलाता है। कि जो मेरे सामने नहीं है, मैंने उस चीज का एग्जाम्पल देके उसका वर्णन कर दिया जो मेरे समक्ष होता है। कई बार क्या होता है कि हम मान के चलिए 2 घनिष्ठ मित्र हैं और मेरे एक मित्र के द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया, कार्य किया गया, जो मैं डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा घुमा फिरा कर बोलूंगा कि हाँ, आजकल के लोग जो हैं इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। अब उन व्यक्ति को पता लग गया कि बात मेरे बारे में हुई, लेकिन मैंने डायरेक्टली नहीं कही। इनडायरेक्टली जब आप किसी पर व्यंग्य कसते हैं, उसको क्या कहेंगे? अन्युक्ति अलंकार के अंतर्गत रखा जाता है। एक उदाहरण इसमें आता है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। एक कवि हुए हैं, बिहारी कवि की बात हो रही है, बिहारी कवि। ठीक है, बिहारी जो कवि हैं वो एक राजा के दरबार में रहते थे और जब राजा है उन्होंने विवाह कर लिया था, मतलब ऐसी नायिका से जो 18 वर्ष से कम की थी, और उनके प्रेम पाश में इतने फंस गए थे कि राजपाट का काम भूल चुके थे ना। राजा जय सिंह नाम है उनका, राजा जय सिंह। ठीक है, हाँ, तो राजा जय सिंह जो थे उनके द्वारा विवाह किया गया ऐसी नायिका जो अभी युवती भी नहीं बनी थी, अर्थात 18 वर्ष की भी नहीं हुई थी। उनके प्रेम पाश में इतने फंस गए थे कि राजपाट भूल गए थे। तो मंत्रियों ने कवि से कहा कि आप कुछ कीजिए ताकि जो राजा है वो सही मार्ग पर आ जाए। उसके बाद बिहारी जी ने एक दोहा लिखा था। ठीक है, और दोहा जो है, उस दोहे को सुनने के बाद जो है वो ऐसा माना जाता है कि जय सिंह ने काफ़ी जो इनाम है वो बिहारी को दिया, ताकि जो राजा है सही मार्ग पर आ गया, उनको सही दिशा दिखाए। ठीक है, एक उदाहरण है कि नहीं मार्ग, नहीं पराग, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंध्यो, अली कली ही सो बिंध्यो,
बिंध्यो आगे कौन हवाल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। अब बिहारी ने दोहा लिखा और राजा के पास भेज दिया कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। अब यहाँ पर भंवरे को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, ठीक है, भंवरा। आप डायरेक्टली राजा को तो नहीं कह सकते कि राजा जी आप थोड़े गलत कामों की ओर ज़्यादा चले गए हैं और आप सही मार्ग पर आ जाइएगा। तो उस समय तो क्या होता था कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो दंड के रूप में क्या है, आपको कोई प्रताड़ना मिलती थी। तो उन्होंने क्या किया, भंवरे को, जो भंवरा वहां पर मौजूद नहीं है, उसको संबोधित करते हुए लिखा कि हे भंवरे, जिस कली से आप बंधे हैं, कली क्या होती है, पुष्प से पहले की अवस्था, कि अली कली ही सुबिंद्यो, कि हे भंवरे जिस कली से आप बंधे हैं, जुड़े हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना उनमें पराग है ना मिठास है, नहीं विकास यही काल, ना इस समय उनका विकास हुआ है। जो कली होती है, पुष्प नहीं बना होता, उसमें इतना रस नहीं है। तो हे भंवरे, जिस कली से तो आप बंधा है, उसमें ना भी पराग है, ना मधुर मधु है, ना कोई शहद है, ना विकास यही काल, ना उसका अभी तक विकास हुआ है, और जब उसका विकास हो जाएगा तो आगे कौन हवाल। लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से कहा किसको गया था, राजा को कहा गया था कि हे राजन, जिस लड़की से या जिस नायिका से आप बंधे हैं, उसका नहीं पराग ना मधुर मधु ना विकास यही काल, कि अभी तक तो वो यौवन अवस्था में भी नहीं पहुंची है, और जब वह यौवन अवस्था में पहुंच जाएगी तो उस समय आपका हश्र क्या होगा। अब ये क्या है, ये बिल्कुल अपने बात को प्रस्तुत कर दिया। अब इनडायरेक्टली बात हुई, डायरेक्टली आपने राजा को बात नहीं कही। तो जहां क्या हो, अप्रत्यक्ष ढंग से आप अपनी बात को रखते हैं, उसे क्या कहेंगे, अन्योक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। उसी तरह एक अलंकार जो है वो आएगा अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। और एक तो ध्यान रखना, अतिशयोक्ति वर्तनी में आएगा कि शुद्ध वर्तनी कैसे लिखी जाती है। मैक्सिमम जगह जो अतिशयोक्ति है वो ऐसा लिखा होता है, अतिशयोक्ति, जो कि गलत होता है, श पूरा होगा, अतिशयोक्ति, ठीक है। अब अतिशय बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति बात, अतिशय क्या होता है, सीमा रेखा से, जो मतलब मर्यादा से बाहर का वर्णन कर देते हैं। जहां क्या होगा, जहां लोक मर्यादा से बाहर का वर्णन कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा, राणा ने सोचा, इस पार, इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा जी का जो घोड़ा है चेतक, उसके बारे में कहा जाता है कि बड़ी तेज गति से चलने वाला घोड़ा था। अब उनका जो वर्णन किया गया है, अब ये वर्णन ऐसा है जो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, ऐसी नदियां आगे पड़ी है कि जिसको आदमी पार नहीं कर सकता। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, नदी के इस साइड घोड़े पर राजा जी बैठे हैं, महाराणा जी बैठे हैं, और ये सोच रहे हैं कि मैं अपना घोड़ा इन अपार नदियों के पार कैसे लेके जाऊं। जब तक वो इतना सोचते तब तक चेतक था उस पार, इतना सोचते ही तब तक घोड़ा जो है वो राणा को लेके नदियों के पार पहुंच चुका है। तो ऐसा वर्णन जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, ऐसा वर्णन जब आ जाए वो कौन सा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार आता है। इसमें एक और उदाहरण आता है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहां भी लगभग अतिशयोक्ति अलंकार ही माना जाता है। उसके बाद एक और लास्ट करवा रहा हूं मैं, इसके बाद नहीं करवाऊंगा, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण के बारे में अगर आप अर्थालंकार की बजाय एक और शब्द लिख सकते हैं यहाँ, आधुनिक अलंकार। और ये क्वेश्चन आया हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक अलंकार माना जाता है। आधुनिक अलंकार मतलब जो पहले संस्कृत आचार्यों के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए गए थे, वर्तमान में है, ऐसे को हम आधुनिक अलंकार कहते हैं। तो मानवीकरण क्या होता है कि इसकी एक तो परिभाषा आपने याद रखनी है कि जहां जड़ चीजें जो हिलती डुलती ना हो, जिनमें प्राण ना हो, जहां जड़ पर चेतना का, है ना, चेतन का आरोप हो, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, या जहां अमानवीय वस्तुओं पर मानवीय गुणों का आरोप हो, मानवीय गुणों का आरोप हो, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो या जहां अमानवीय वस्तुओं पर मानवीय गुणों का आरोप हो। ये क्या कह रहा है कि मान के चलिए अब जैसे मेरे पास क्या है, एक बोर्ड है, एक पेन है। अब मैं कहूं कि जो मेरा पेन है वो कह रहा है कि अब मैं बहुत थक चुका हूं, मुझसे नहीं लिखा जा रहा है। अब इसमें प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, लेकिन मैंने चेतना डाल दी, अर्थात ये क्या बोल रहा है, ये मुझसे बात कर रहा है। अब जब हम अचेतन या अमानवीय वस्तु पर, ये मानव नहीं है, जब अमानवीय वस्तुओं पर मानवीय गुणों का आरोप हो कि मुझसे मेरा पेन कह रहा है, अब कहना मानव का गुण है लेकिन अब पेन कह रहा है, अर्थात ये क्या हो गया, अमानवीय वस्तुओं पर मानवीय गुणों का आरोप हो गया। इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार कहलाता है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसके लिए उदाहरण आते रहते हैं, जैसे बादल आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया, बनना ठनना संवरना किसका काम है, ये है आपके मानव का गुण, लेकिन आरोप किसका लग गया है कि जब आपकी जो बादल चीजें हैं, बादल आए बड़े बन ठन के संवर के, यहाँ पर बादलों पर मानव के गुणों का आरोप है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो ये आज के अलंकार रहे।